बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ क्रिकेट में भी चलती सियासत के ऊपर बात होगी। हमारी जो मईशत है वो किस हद तक डामाडोल है उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन अमूमी तौर पे जहाँ पे खुशी का एक उनसर नुमाया हो सकता है, खुशी का एक लम्हा मुयसर आ सकता है, और जिस हद तक हम उसकी तगोदों में लगे रहते हैं, क्या नताइज उसके मुताबिक मिलते हैं या उसके बरक्स मिलते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा मंजरनामे में देखा जाए तो पंजाब, बिलखुसूस अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर हत्के इज़्ज़त बिल जो था वो आज से बाकायदा तौर पे कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और उसका शिकार सबसे पहले कौन होगा उसके ऊपर बात की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है, शर्जील इनाम मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस बिल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिमायत नहीं की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बिल के अंदर फ्रेम ना किया जाए। उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा, जिस तरीके से खुर्शीद शाह साहब, वो ये कहते हैं कि बजट तो तश्कील पा रहा है, ये बजट हुकूमत पाकिस्तान बना रही है, ये IMF बना रहा है, हमें इसका कुछ मालूम नहीं है, हमें इस बारे में मुशावरत में शामिल ही नहीं किया गया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये क्लेम किस हद तक सच्चाई के ऊपर मबनी है, और उसके साथ साथ जो बजट की तश्कील है उसमें जो सिफारिशात हैं और जिसमें सेल्स टैक्स को 1% बढ़ाने के ऊपर गौर किया जा रहा है, जिससे मजमूई तौर पे अरबों रुपए इकट्ठे किए जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन सारी चीज़ों के ऊपर आ जाएगा, बिलखुसूस इम्पोर्टेड अशिया के ऊपर आएगा। तो उसका मौजूदा मंजरनामे में किस हद तक इम्पैक्ट आएगा और रिटेलिएशन क्या देखने को मिलेगी। उसके साथ बिलखुसूस कल के मैच के ऊपर, कि जो मैच पाकिस्तान और भारत के माबैन था, और उस मैच में जहाँ पे ये खुशफहमी थी कि हम जीत जाएंगे, और जब 120 के ऊपर आप दुनिया की ताकतवर टीम को महदूद कर लेते हैं तो उसके बाद उम्मीदें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीदें रफ्ता रफ्ता ऐसी कम की गई कि हमें गिरा ही दिया गया। बुनियादी तौर पे उनका जसप्रीत बुमराह, उसने शायद हमें गुमराह किया, बुमराह ने गुमराह किया और हम सीधे रास्ते पे चलना भूल गए और हम आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, और 120 के टारगेट पे भी आखिरी बॉल पे हमें 8 रन दरकार थे। तो उस पर भी बात हुई कि बड़ी सर्जरी होगी। अब टीम के अंदर भी सियासत, मुल्क की सियासत, और मईशत में उसमें भी सियासत। तो मजबूरी तौर पे इसी भी बात का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात अगर कल के मैच की कर लें, क्योंकि उसका गम जो है वो अभी तक दिल के ऊपर बोझ रखे हुए है, क्या राय रखते हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, कल पाकिस्तान हारा नहीं, सॉरी कल भारत जीता नहीं, हमने जिताया है। कल पाकिस्तान की कारकर्दगी मुझे लाहौर के किसी आम से मोहल्ले के क्रिकेटरों से भी बुरी लगी है। मुझे एक बात बता दें, हम इतनी जल्दी में क्यों होते हैं मिठाई खाने से लेकर दीगर मामलात पे? पाकिस्तान की पहले इनिंग्स की बॉलिंग के फौरी बाद कई ट्वीट्स आए, सुनोगे आप? जी जी जी, बेहतरीन बॉलिंग करार दे दिया पाकिस्तान को और मुबारकबाद भी पेश कर दी। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हम सियासत खेल रहे हैं? क्रिकेट के अंदर सियासत, पाकिस्तान के अंदर सियासत, मौशियत के अंदर सियासत, पार्लियामेंट के अंदर सियासत, किसी भी चीज़ में चले जाए सियासत है। तो क्रिकेट के अंदर सियासत को तो तस्लीम कर लिया गया है। बात पाकिस्तान टीम मैच जीत सकती थी, कोई मुश्किल मैच नहीं था, 1% मैच मुश्किल नहीं था। आप सिंगल्स कर लेते, आपको जहां मौका मिलता वहां चौका मार लेते, छक्का लगा लेते। जिनकी एज नहीं अभी क्रिकेट, बल्कि एज, मुझे एक बात बता दें, आप इंडियन टीम देखिए, दुश्मन की टीम है हमारे, लेकिन उसके बावजूद हमें तारीफ करनी चाहिए। फिटनेस देखिए आपने उनकी जी। हमारे लोगों के मेरे तरह भी निकले हैं, ऐसे ऐसे बाबे बाबे आपने बीच में डाले हुए हैं। तो यार इन्हें भेजें, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। इन्हें घर भेजें, बिठाएं, इन्हें आराम करवाएं, इन्हें कहे भैया आप आराम करो, या इनको रख लेना जिस काम के लिए रखा हुआ है, वो है मॉडलिंग। मुख्तलिफ मशहूरियों में भेजें, पब्लिसिटी के लिए भेजें, वहां से भी पैसा कमाएं। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से ना खेलें। आप क्या समझते हैं कि इनको नहीं पता था विकेट मुश्किल है? सब कुछ पता था। इस विकेट पर आज तक 135 रन नहीं बन सके, आपको पता है ना? जी, लो स्कोरर पिच है क्योंकि ड्रॉप इन पिच है। तो जब इन्हें पता बेसिकली था ये ग्राउंड भी है जो है ये रग्बी का है, उन्होंने तैयार किया हुआ है क्रिकेट के लिए। जब ये सारा कुछ इन्हें पता था, तो इन्हें नहीं पता था किस तरह खेल रहे हैं? इन्हें नहीं पता था
अगर आपने एक चौका एक छक्का लगा दिया है तो उसके बाद थोड़ा यार सब्र कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सब्र करने से। 2 बॉलें सुकून से खेल लो, बॉलर को समझो तो सही। यही इंडिया की टीम थी, बल्कि इससे अच्छी टीम थी, और दुबई था, याद है ना आपको जी। तो एक ही फिक्रा चलता था कौन कौन आया सी, कितने लोग थे। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि वो जीते नहीं, हमने जिता दिया। सर वो सियासत देखें चल रही है, अमेरिका के मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे पे तानाजनी करते हो, एक दूसरे को बातें करते हो। अब जिस तरीके से शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं मैं वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा कि हुआ क्या, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पता है क्या हुआ है। पता है तो पाकिस्तान के लिए बोलते क्यों नहीं भाई? पता है तो क्यों नहीं बताते आप? इस मुल्क की इज्जत क्या आपके खामोश रहने से बचेगी, बोलने से बचेगी? बताओ कौन किस में मुलव्वस है, किसने क्या किया? क्या किसी ने पूछा? क्या किसी ने पूछा कि कौन प्रैक्टिस सेक्शन में आता, सेक्शन में आता कि नहीं आता, सेशन में आता कि नहीं आता? क्या किसी ने पूछा कि जनाब ये अंदर कौन किसको? ये पाकिस्तान नहीं हारा, ये अंदर की सियासत जीती है। ये मैच क्रिकेट का मैच नहीं था, ये किसी को नीचे दिखाने के लिए था। पूरी कौम को नीचे दिखा दिया इन्होंने, एक दूसरे को नीचे दिखाते हुए। किस बंदे को रात को मैंने जज्बाती होते नहीं देखा? सर वो पिंडी स्टेडियम देखें, वो लोग टिकट्स लेके गए हुए स्टेडियम के अंदर। तो फिर अब मुझे बता देना यासर साहब, फिर ठीक है ना, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी सर्जरी चाहिए, करें सर्जरी जी, बड़ी इतनी बड़ी सर्जरी करें, पता चले कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था। सर्जरी करें और सर्जरी में सब कुछ देखें, निकल आएगा सारा सामने। छोड़ दो यार, आप मैच डिस्कस ना ही करो तो बेहतर है। क्यों दिल जलाते हो? पूरी कौम का दिल जला दिया। लेकिन इमरान साहब अफसोस की बात यह है कि अब देखें ना कि अगर हम अगले मैचेस हार जाते हैं एक एजाज ले। या कौन सा? हम सबसे आखिरी नंबर में हैं, नीचे से पहले नंबर। ये आखिरी नंबर पता है हमें क्या करवाएगा जी? 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, उसके लिए हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताएं? 80 के लिए उत्थे जाके कोई पहले नंबर से आ गया ना यार। मुझे यासर साहब आपकी मुझे समझ नहीं आती यार, आप भी ना वही हो। छोड़ दो यार, क्या वही? आप मुस्लिम लीग का भी नहीं हो इस वक्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, ये क्रिकेट के अंदर समझे ना, क्रिकेट का एक पार्लियामेंट है ना, उसमें इसकी हैसियत पता कौन सी जमात की है? मुस्लिम लीग वास्ती ग्रुप, जिसे पल्ले ही कख नहीं का। मुस्लिम लीग का क्यूम ग्रुप, जिसका कोई पार्लियामेंट भी नहीं है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन नहीं, वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ले लें, तहरीक इंसाफ नजरियाती ग्रुप ले लें। ये है हिसाब। बात यह है कि जब आपको पता हो कि आप जिस मुल्क में खेलने जा रहे हैं, अब वहां पे अफगानिस्तान की टीम जीत सकती है, वहां पर वो टीमें जीत सकती हैं जिन्होंने मेहनत की है। आप अमेरिका से हार गए, चले पता है अमेरिका देखे से हार ही जाना, वैसे उन पर सियासत में बाहर निकल जाएगी, मैं नहीं करना चाहता। तो आप इंडिया से भी हार गए यार, किसी एक से जीत लें। अब ये अगले एक दो मैच जीत जाएंगे, मैं आपको ये बता दूं, अगले एक दो मैच जीत जाएंगे, इसलिए कि वो बहुत कमज़ोर टीमें हैं। वैसे हैं हम भी बड़े कमज़ोर, लेकिन वो बेचारे शायद तरस खा लें हम पे। नहीं तो वो खाएंगे, अमेरिका एक भी मैच जीत गया, वो तो आगे हमने जीत के करना क्या? भाई बात ये है कि हमने हमेशा इसी तरह किया। क्या हो गया आपको? हमने वर्ल्ड कप में किस टीम से आ रहे थे आपको पता है ना? अच्छा राना साहब, कल हमारी हार हुई है। कल हमारी हार हुई है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने बजरिया ट्विटर और शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्विटर के ज़रिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की है। और उन्होंने कहा जी कि आएँ मिल के ये 2 अरब इंसानियत के लिए कुछ बेहतर करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो कौम ने आपके ऊपर तीसरी बार एतमाद किया है, उस पर आपको मुबारकबाद। ये अगर कहा होता बानी तहरीक इंसाफ ने तो फिर क्या होना था? फिर कौन सी दफात लगनी थी? बता देना मुझे यार, बताएं। आप बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, इस जहां पे आप चुप कर जाते हैं। ये ट्वीट अगर किया होता बानी तहरीक इंसाफ ने तो कौन सी दफात लगनी थी? कितने बयानात आने थे? कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होनी थी? बिल्कुल किसी मुल्क का वज़ीर आज़म बने मुबारकबाद देनी चाहिए, कोई शक नहीं। उन्होंने लेकिन यह भी कहना चाहिए साथ कि जनाब आप मेरी बेटी की शादी में आए थे और आपने इकरार किया अपनी तकरीरों में कि मैंने एक एटमी मुल्क के अंदर बगैर वीजे के गया। ये मैं तो नहीं कह रहा, कहा ना नरेंद्र मोदी ने, कहा ना उसने कि मैं क्या किस तरह गया, और वहां के सहाफी कहते रहे अल्लाह एक किस तरह आ गया।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हाँ में हाँ मिलाने की बजाय मुखालिफ बयानात क्यों दे रही है, और ये पै दर पे बयानात आ रहे हैं, तो उसके बुनियादी हकायक क्या हैं, और जो चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं उसको लेके अगर मुस्तकबिल की हिकमत अमली को तरतीब देना हो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली गौहर साहब, कादिर मंदो खेल साहब ने आज से तकरीबन कोई 2 माह पहले ये कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाल ले जाएंगे। चलें, वो फ़र्द वाहिद की हम अगर बात ले लें, उनकी राय ले लें तो ठीक है। उसके बाद मंजूर वसान साहब ने कहा है, आप अब उनकी बात को अहमियत देते हैं या नहीं देते, लेकिन आपकी एक बड़ी इत्तेहादी जमात के वो रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि 3 महीने इस हुकूमत के लिए मुश्किल हैं और 3 महीनों के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद असम्बली को तहलील कर देंगे और बजट जो है वही इनके लिए मुश्किल पैदा करेगा। और फिर उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि ये वक्त जो है वो पीटीआई और इमरान खान के लिए ठीक नहीं है, कोई और वजीर आजम आएगा, सूबाई असम्बलियाँ बची रहेंगी। खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं बजट जो बन रहा है हमें मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। तो पीपल्स पार्टी पै दर पे आप ही पे वार क्यों कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए। इख्तिलाफ राय जो है वो तो यकीनी तौर पर चाहे आप इत्तेहादी भी हो, लेकिन बाज़ चीज़ों के ऊपर इख्तिलाफ राय होता है, पर इत्तेहादियों को साथ लेके चलना होता है। जाहिर है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर होने भी चाहिए और ज़ाहिर लीडरशिप करेगी भी, और दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप बैठकर अगर कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफ राय है तो उन चीज़ों को दूर किया जाएगा और यकीनी तौर पर बजट के मामलात पर भी उनको एतमाद में लिया जाएगा। जहाँ तक आप वसान साहब की बात कर रहे हैं, तो वसान साहब तो पहले भी प्रेडिक्शंस बड़ी करते रहते हैं, लिहाजा उनकी प्रेडिक्शंस को इस तरह तो बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये असम्बली 1 महीना नहीं चलेगी, कुछ लोग कहते थे ये 15 दिन नहीं चलेगी। तो ये हर असम्बली के बारे में बातें होती रहती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वसान साहब की बात में कुछ संजीदगी है। अगर कोई संजीदा किसी हवाले से बात करें तो उस बात का तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मैं अभी देख रहा था कि उनके इस बयान पर अभी शायद आपके चैनल का एक प्रोग्राम था, उस पर कायरा साहब बैठे हुए थे, वो भी यही कह रहे थे कि मैं वसान साहब की बातों को संजीदगी से नहीं लेता। तो फिर ज़ाहिर है मुझसे तो फिर आपका ये सवाल, इसका यही जवाब है जो मैंने आपको दिया है कि उनकी प्रेडिक्शन के बारे में तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। चले अली गौहर बलोच साहब, मान लिया आज मुर्तज़ा साहब, हसन मुर्तज़ा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मरियम साहिबा पर निश्तर के तीर बरसाए। वो आपने सुनी होगी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने कहा जी हमें पंजाब में भी इतमाद में नहीं लिया जा रहा, पंजाब में भी जो हमें उम्मीदें थी वो बिल्कुल नहीं है, हत्ता के इज़्ज़त बिल से लेकर दीगर मामला, बजट, सब कुछ उन्होंने खुलकर इजहार किया। फिर उन्होंने कहा कि हमारी सबसे ज़्यादा किरदार कशी जिस दौर की उन्होंने बात की वो दौर भी आपका था, आपका दौर हुकूमत था। तो ये पीपल्स पार्टी जिस तरह यासर ने कहा कि चले मान ले एक तो तरफ हो गया कि उनका ख्वाब झूठा हो सकता है, खुर्शीद शाह साहब का कहना अब तो बजट तैयार हो गया है, हमें नहीं इतमाद में लिया गया, और आज पंजाब से ये वाज़ेह आना शुरू हो गई। तो क्या पीपल्स पार्टी आगे आपके साथ चलेगी? देखिए, मैं नहीं समझता एक सियासी कारकुन के पीपल्स पार्टी या PMLN या इस इत्तेहाद की रास्ते जो हैं वो अलग होंगे। फिलहाल मुझे तो ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आता, लेकिन जाहिर है कि एक बात तो आप भी राना साहब माशाल्लाह बड़ा तजर्बा रखते हैं सहाफ़त में, जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ हलकों में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए। मेरे अपने हलके में पीपल्स पार्टी के तमाम सीट्स के ऊपर उम्मीदवार थे, कौमी में भी थे, सूबे में भी थे। और हसन मुर्दा हमारा भाई है, मेरा तो वो पड़ोसी है, चन्योट से बिलोंग करते हैं। अभी पिछले प्रोग्राम में एक चैनल पर मैं और हसन मुर्दा भी कुछ देर पहले इकट्ठे बैठे हुए थे, उधर ये सवाल उनसे किया गया था और मुझसे भी। देखें, मामलात ये हैं कि लोकल लेवल के ऊपर काफ़ी जगहों पर सियासी जो वर्कर होता है, जो हल्के की सियासत करता है, उसके अपने एक मसाइल होते हैं। अब हसन मुर्दा साहब के मुकाबले में जो उम्मीदवार जीता है, अगरचे वो आज़ाद जीते थे, जुल्फ़िकार शाह साहब, उन्होंने PMLN ज्वाइन कर लिया। अब जाहिर है इंतज़ामी लेवल के ऊपर पर कुछ मामलात होते हैं, हसन मुर्दा साहब समझते होंगे उनकी उस तरह से सुनवाई नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए।
लेकिन मैं हसन मुर्दा की बातों से डिसएग्री नहीं करता। जाहिर है अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको चाहिए कि वो प्रॉपर फोरम के ऊपर बात करें, अपनी लीडरशिप से भी करें, हमारी लीडरशिप से भी रब्ता करें। और मेरा ख्याल है उनके जायज़ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनके हल्का के हवाले से हैं वो उनके दूर होने चाहिए। और जहाँ तक खुर्शीद शाह साहब की बात है, वो एक सीनियर सियासतदान है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई जो उनकी सीनियर लीडरशिप है अगर ये समझती है कि उनके कुछ मामलात में वो समझते हैं कि हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि PMLN की लीडरशिप उनको इत्मीनान में नहीं लेगी या उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेगी। वो बैठकर ज़रूर 1-2 दिन में वो मामलात जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, और जिस चीज़ की वो निशानदेही कर रहे हैं अगर वो जायज़ हुई तो वो ज़रूर उन पर एक्शन भी लिया। लेकिन चलें, ये तो बजट से मुतल्लिक है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्जील इनाम इमन साहब ने की और उन्होंने कहा कि पंजाब का जो हत्या इज़्ज़त बिल है जो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्रेम ना किया जाए। हमने इसकी हिमायत नहीं की थी बल्कि हम तो इसकी मुखालिफत में बोले थे। अब इत्तेहादी जमात हर जगह पे मुखालिफत करने लगे तो फिर बातें कुछ और होती हैं। यानी आप हवाले माजी करीब के दे रहे हैं, वो इलेक्शन से सर पहले की बात थी। जब बाद में इत्तेहाद हो जाता है ना तो इस तरह की बातें बहुत कम होती हैं। ये MKM से लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि MKM कुछ अरसे के बाद इस तरह का बयानिया अपनाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी पैर दर पैर यही बयानिया अपनाती रहे तो फिर तो बात तशवीशनाक है। देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब नहीं थे, जाहिर है वो एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर भी फिर मैं हवाला कायरा साहब का ही दूंगा क्योंकि मैं उनका प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था। तो कायरा साहब ने तो यही कहा है कि ये बात नहीं है कि चले अगर ये बिल पास हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर हमारे सहाफ़ी दोस्त ये समझते हैं कि उनके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, तो उन चीज़ों पर नज़रसानी हो सकती है और उन चीज़ों की गुंजाइश बाकी है। इस पर जाना मुनासिब नहीं कि ये किस तरह से पहले मीटिंग्स हुई, किस तरह से कुछ साफियों ने उसका बाइकआउट भी किया, बाइकआउट तो नहीं किया लेकिन उस मीटिंग से उठ के चले गए। उस पर कमेटी भी बनी, 2-3 अमेंडमेंट्स भी हुई और वो यकीनी तौर पर कुछ साफी दोस्तों की निशानदेही के ऊपर ही वो अमेंडमेंट्स हुई थी। तो ये कहना कि देख लेंगे ये बिल सारा का सारा ही जो है वो गलत है, इसको पास नहीं होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश रहती है, कोई भी इस तरह तो फिर यकसानियत का शिकार हो जाती हैं चीज़ें। तो जाहिर है बिल आया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दोबारा भी इस पर नज़रसानी की जाए और इस पर कोई मीटिंग्स वगैरह की जाए और जो इस चीज़ में खामियां हैं तो उनको मज़ीद बेहतर किया जाए, उसको दूर किया जाए। हर चीज़ में गुंजाइश तो होती है, बाकी उसको बेहतरी लाने की मैं ये नहीं कह सकता। अली गौहर बलोच साहब, आप तीसरे मुस्लिम लीग नून के शख्स हैं जो कह रहे हैं कि सहाफ़ियों में से कुछ लोगों ने इस पर एग्री भी किया और कुछ अमेंडमेंट जो है वो सहाफ़ियों के कहने पे हुई। क्योंकि मैं भी स्पीकर साहब से मिला था, पहली मीटिंग में मुझे खुद स्पीकर साहब ने बुलाया था और हमसे कुछ वादे भी फरमाए थे, तो मुझे हमें उनके नाम तो बता दें कि कौन सी अमेंडमेंट जो है वो कौन से सहाफ़ी के कहने पे हुई, ताकि आप पर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो तो ना लगे ना। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल बजा है। जाहिर है कि ये पंजाब में बिल पास हुआ और पंजाब में एक कमेटी थी और मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, आप बेहतर समझते हैं, आप उस मीटिंग में थे। ये बात पंजाब के उज़्मा बुखारी साहिबा ने उन चीज़ों की निशानदेही की थी, तो यकीनी तौर पर मैं आपको आपके अगले प्रोग्राम की मैं आपको ज़रूर वजाहत कर सकूँगा कि किन किन चीज़ों पर मैंने उसका प्रॉपर मतलब है कि वो नहीं पूछा कि वो कौन सी शिकें थी, क्योंकि मैं अंदाजे से बात करूँ तो मुनासिब नहीं है एक टीवी चैनल पर। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब, एक वीडियो मंजर-ए-आम पे आई है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की, जिस पे उन्होंने ये कहा कि 1947 से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन हुए, मुतनाज़े हुए, इलेक्शन कमीशन कामयाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन में अहल लोग नहीं बैठे हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए जो अलकाबात नवाजे हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता उस वीडियो में, और फिर उन्होंने 71 का हवाला भी दे दिया। अब आप लोग किसी पे केस बना रहे हैं कि वो 71 का हवाला इस मौजू वक्त पे नहीं है, तो वो फिर वही बात कर रहे हैं जो वही जिसका माखज़ वही बनता है। अब क्या उनके ऊपर भी कोई केस किया जाएगा? देखिए, 71 पे बात करने तो बात तो सारी सियासी पार्टीज करती हैं, लेकिन 71 का को बहाना बनाकर और फिर ट्विटर के ऊपर कंपैरिजन लगा देना और मतलब है कि ये जो पाकिस्तान
कि मैं तो समझता हूं कि दुश्मनी की हद तक और मुखालफत की हद तक ट्वीट्स करना ये कतई तौर पर गैर मुनासिब है और इस चीज़ का कोई जवाब नहीं। बाकी कैप्टन साहब ने जो बात की है जाहिर है उनका अपना एक्सपीरियंस है। उन्होंने वो वहाँ पर कैंपेन कर रहे थे जहाँ से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और वो बड़े अरसा दराज से उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात हमारे भी हैं। मैं खुद इलेक्शन पिटीशन में गया और खुद मतलब है कि मैंने वो पिटीशन दायर की हुई है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, एक ख़त जिसकी गूंज सुनाई देती है कि बानी पीटीआई की तरफ से काजी फाइज ईसा साहब को लिखा जाना, एक वो समात कि जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब अदालत के अंदर मौजूद थे और मुख्तलिफ जो जजेस साहिबान थे कि उनसे गुफ्तगू शुनीद हो रही थी, रिमार्क्स दिए जा रहे थे, दलाइल दिए जा रहे थे, तौजीहात पेश की जा रही थी कि उसी बीच में एक ये बात हुई कि आपको पार्लियामान के लोगों के साथ बैठ के बात कर लेनी चाहिए। और उसके बाद का मंजरनामा जो ये था कि एक तरफ से थोड़ी सी खामोशी है और दूसरी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। यानी एक तरफ से अगर चीज़ जो है वो धीमी हो रही है तो दूसरी तरफ से उस आग को शायद भड़काने की कोशिश की जा रही है। राना साहब, हालिया ख़त, उससे क्या आउटकम आएगा? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई। जो कहते थे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से कि जनाब वो किसी से बात नहीं करना चाहते, एक तो वो बात ख़त्म हो गई। वो बात करना चाहते हैं आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, बात करना चाहते हैं, डील नहीं करना चाहते, मज़ाकरात करना चाहते हैं, कोई डील मांगते नहीं है, जैसा उन्होंने अदालत में भी कहा था। ये तो बड़ा क्लियर है। इस ख़त के बाद यासिर साहब, इस ख़त में जो चीज़ें मेरे इत्तला के मुताबिक आ रही हैं ना, वो एक ऐसा छक्का है जो सियासी जमातों के छक्के छुड़ा देगा। एक तो आप ज़हन में रखिएगा। दूसरा ज़हन में रखिएगा आप कि जब कोई सियासी जमात पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी शुरू कर दे और टारगेट एक ही शख्स को करे, तो इसका मतलब है कि कुछ होने वाला है। इसका मतलब है कि इन्हें उनसे डर लग रहा है। इसका मतलब है कि वो इनके ऊपर हैवी है। मतलब एक शख्स को अगर आप डिस्कस नहीं करते तो ख़त्म हो जाती है ना बात उसकी। आप मुझे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दें, कोई चीज़ ऐसी दिखा दें जिस पे उसका जिक्र नहीं आता। इसका मतलब है कि आप सबकी सियासत के इर्द गिर्द अगर किसी शख्स की सियासत है तो वो एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। ये बात बड़ी क्लियर। दूसरा, यासर आप भी छोड़ दें, ये सियासत को साइड पे रख दें। ये क्या होना शुरू हो गया है? मैंने पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज तक नहीं देखा। क्या आज से पहले ऐसा हुआ था कि असम्बलियों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अदलिया के खिलाफ करारदादें मंजूर हो? अगर अदलिया आप कहते हैं कि जो मुदाखलत कर रही है, तो मुझे बताएं रात 12 बजे अदालत के दरवाजे किस पार्लियामेंट के लिए खुल रहे थे? आप लोगों के लिए। जिस पार्लियामेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी, उसके बाद जो खत्म हो गया सारा कुछ, तोड़ दी गई थी असेंबली, सदर साहब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। तो आपको इंसाफ, बकौल आपके कि वो इंसाफ था, कहां से मिला था? अदालतों से। तो आप क्यों नहीं फिर कहते, फिर क्यों गए थे अदालत? फिर आप कहते ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में रहने थे। आप कितने कामों में अदालतों में गए हैं? कितनी जगह से आपने रिलीफ अदालतों से लिया है? अदालतें हैं तो इंसाफ मिल रहा है ना। बहुत से फैसलों से बहुत से लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है। क्या आज जो पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की गई, क्या वो करारदाद पेश की जानी चाहिए थी? आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, तो भाई इंसाफ कर रहे हैं ना, जो आपको अच्छा लगे वो इंसाफ। आप कहते हैं जनाब अगर कोई बिल पास हुआ है, अगर उस बिल में कोई गैर कानूनी चीज है, गैर आईनी चीज है, कानून के मुताबिक नहीं है, और आप बात भी नहीं सुन रहे, तो हम कहां जाएंगे? कोई भी शख्स कहां जाएगा? वो जाके अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। यासर साहब, ऐसा ही होता है जी, ना? ऐसे ही। तो आप कहते हैं वो भी ना करें, तो फिर यार क्या करें? आप ही उसका हल बता देना, आप ही उसका कोई हल निकाल दें, आप ही कोई ऐसा सिस्टम कर दें, ये पार्लियामेंट ऐसा सिस्टम बना दें कि अवाम को अदालत में इस पार्लियामेंट के फैसलों के खिलाफ ना जाना पड़े।
अब एक पार्लियामेंट के अंदर एक फैसला ही ऐसा कर दे जिस पर आपके सारे साथी मुतफिक हो। मतलब एक आपने हद तक इज्जत का बिल पास कर लिया, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, ठीक है जी। आपके लोग कहते हैं जनाब कि हमने ये मुतफिका तौर पे है, पीपल्स पार्टी इस पे आपकी मुखालिफ जा रही है, एमकेएम इस पे हामी नहीं बढ़ रही, तहरीक इंसाफ आपकी मुखालिफ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आपकी मुखालिफ है, आवाम तमाम मीडिया के लोग जो हैं वो इसको ऑन नहीं करते, कहते हैं नहीं जी गलत है। तो फिर इंसाफ के लिए किधर जाएं? इंसाफ के दो रास्ते हैं, या तो फिर सड़कों पे आ जाओ, आएंगे तो आप कहेंगे जनाब ये तो कानून शिकनी है, जनाब ये जमहूरियत के अंदर आप ये क्या कर रहे हैं। हालांकि जमहूरियत में तो एहतजाज आपका हक बनता है। फिर आप दूसरा हिस्सा आपके पास है क्या, आप अदालत में चले जाए, अदालत के आगे जाके अपना सारा मसला रखे, अदालत उसको देखे, अदालत देखे क्या ये काम आईनी है, क्या इसमें कोई गैर आईनी चीज है, अदालत उसकी आपसे मुझसे बेहतर तशरीह कर सकती है, फिर कर। आप क्या चाहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हो गया, एक शख्स कहता है जी मैं जीत गया हूं और वो पार्लियामेंट में आके बैठ गया है, आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स जो वाकई जीता हुआ है वो अपनी पिटीशन लेके इलेक्शन कमीशन, फिर इलेक्शन कमीशन का रूल है कि बाकायदा एक ट्रिब्यूनल बनते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनते हैं, उसमें वो जाते हैं। वो याद है वो ट्रिब्यूनल वो तब्दील हो गया इस्लामाबाद के तीनों, वो इलेक्शन कमीशन ने आज मंजूरी दे दी उसकी। जी जी जनाब, देनी थी, मुस्लिम लीग नून के थे भाईजान, बड़ी जल्दी की और होनी चाहिए। ठीक चले, आप किसी और जज साहब के पास चले जाते हैं, मंजूरी के साथ ये भी लिख देते ना एक लफ्ज़ कि आप इसका 1 महीने में फैसला कर दें, चाहे उनके हक में कर दें, जिसके मर्जी है, जो मेरिट पे उसके हक में कर देना चाहिए था ना। अच्छा हाँ, वैसे बाय लॉ तो 180 दिन बनते हैं, तो जितने दिन यार कौन सा बाय लॉ मुंह उठा गया हमेशा, ये मुझे समझ नहीं आती। मैं नहीं यार, आप क्या समझते हैं राना साहब, क्या समझते हैं? कौन सा बाय लॉ? मुझे एक लॉ की बात, किस लॉ की बात कर रहे हैं? उस लॉ की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ अदलिया के खिलाफ जो है असेंबलियों में करारदादें पेश की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं? मैं भी उसी तकलीद पे करता हुआ, उसी चलन पे चलता हुआ ये कहता रहूं कि नहीं आप गैर कानूनी करते रहे, तो क्या करें? चलो मुझे बता दो। मैं तर्जुमानी करते हुए तो ये बात करूंगा ना कि बाय लॉ जो होना चाहिए वो होना चाहिए। कौन लॉ को मान रहे हैं मुझे ये तो बता दें। उसी अदालत में जितनी समातें हुई हैं उस पर तो किसी ने इतराज नहीं किया। इसी तरह है ना, जब आपसे मांगा गया क्या फॉर्म 45, 46, 47 लेकर आए, यही कहा गया ना। ऐसा ही इलेक्शन कमीशन से भी मांगा गया ना, इलेक्शन कमीशन का वहां पे लेकर आया जो मुतलका आदमी था ना, ये लेकर आए। तो जब आपसे एक चीज मांग, मैं आपसे कहता हूँ यासिर साहब, यार आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ लिखी हुई है, कागज़ कोई स्टोरीज हैं आपके पास, तो आप मुझे कहते हुए तो मैंने पूछ लेता जनाब मेरा को एंकर चेंज करो जनाब, मैंने फलां चेंज करो जनाब, मेरे साथियों चेंज करो, ये नहीं होती चीज़। पहले दिन इतराज़ कर देते, दूसरे दिन कर देते, तीसरे दिन कर देते, चौथे दिन कर देते, 5वें दिन कर देते। जब समात इख्तिताम की तरफ जाने लगी तो आपने इतराज़ कर दिया। क्या वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं, मैं तो सिविल कोर्ट के जज की भी कहता हूं कि उससे लेकर ऊपर सारे मोअज़्ज़ज़ हैं, क्या आपने उनके पास इसके बाद जितने मुकदमा जाएंगे आप सब पे ये करेंगे? फैसला तो इतनी जल्दी कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने भी तो कोई 50 दफ़ा कहा था ना कि जज पे यकीन नहीं है जी, ये जज साहब ना करें, हुआ था तब्दील। यहाँ पर तो मनिका साहब अदालत नहीं आते, कोई पूछने वाला नहीं है, वो आगे कहते हैं ना मुझे इस जज साहब पे यकीन नहीं है, फौरी तौर पर नया जज लग जाता है। उसके बाद तारीख पढ़ते हैं, तारीख पे आए हैं वो, आप बाई लॉ बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और कानून फिर सब पे लागू होता है। कानून ये भी लागू होता है जनाब, एक इंसान जो है, एक आपका जो शहरी है जिसने आपको वोट दिया है, जिसको आपने झूठे सच्चे लारे लगाए थे, जिसको आपने कहा था मैं महंगाई खत्म करूंगा, मैं सस्ती बिजली करूंगा, मैं रोटी आपको दूंगा, उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो उसका बच्चा मरेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? इस्लाम की रूह से कौन जिम्मेदार है? हुक्मरान। तो दे ना फिर। तो वो कह रहे हैं हम आसाइशें दे रहे हैं, हम बेहतरी। क्या आसाइशें दे रहे हैं? 100 दिन की कारकर्दगी आपने खुद उस दिन बयान की। मैंने वो बाहर एक और चीज़ पढ़ी, क्या उन्होंने लिखा था स्पीड, मैंने अगला लफ्ज़ नहीं कहता, बड़ी अच्छी कारकर्दगी, मैं कब कहता हूँ नहीं अच्छी कारकर्दगी, बहुत अच्छी कारकर्दगी है, इतनी अच्छी कारकर्दगी है जिसकी इंतहाई कोई नहीं। अब मैं इस पर बात करूँगा तो हद तक इज़्ज़त आ जाएगा, तो मैं तो कल सारी चीज़ें सामने रख के बात करेंगे, सफ़ात भी सामने रखेंगे। नहीं आप बात करने से पहले कहा करें, जान की अमान पाऊँ तो एक अर्ज़ नहीं, मैं क्यों करूँ, पूछे जाके हसन मुर्तज़ा से पूछें,
उन्होंने 100 दिन की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम नहीं कर दिया आज। अली हैदर गिलानी से पूछे, उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कर दिया। बताया ना, नहीं किया। कितने दिन आप छुपेंगे उस अली चीज हैदर के? गिलानी तो जब वो गंदुम वाला चल रहा था तब जाके मुलाकात करना चाहते थे, तो मुलाकात बड़ी मुश्किल हुई थी। बस आप देखते जाएं आगे आगे होता क्या, लेकिन आप भाई कानून के मुताबिक चलें, कानून के मुताबिक चलें। और कल जाके ना आप हाँ, बिल्कुल अदालत के पास जाएं और जाके आप पटिशन एक दायर करें कि कानून के मुताबिक बताया जाए कि ये जो फैसला हुआ इससे पहले कितने फैसले हुए। मैंने गौहर बलोच साहब से ये पूछा था ना कि कितने फैसले पहले हुए हैं, तो मेरी बात पे वो पर्दा डाल के मैं सुबह घर से बाहर निकला हूँ, 3 डॉक्टर खड़े थे, जनाब हमने आपको सेहत आपके घर के दरवाजे पे पहुंचानी है। अच्छा जी? शोफ सफात में था ना वो। मैंने उससे कहा अच्छा जी मेहरबानी। उन्होंने कहा जनाब बताएं कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए आपको। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी कमाल हो गया, मैं ज़रा सा आगे गया हूँ तो जनाब वहाँ पे बस खड़ी थी। मैं ये गुजर के कहाँ पे आ गई, मेरी तो सोसाइटी में आती रही। मैंने कहा नहीं, सबको सहूलत देने के लिए आई हुई है यार, मौजा लगी हैं, आप कह रहे कुछ नहीं है। 800 वाला सूट मिल गया? 800 वाला सूट? 300 में ओए! यार 800 यार डॉलर्स की बात करो, क्या कर रहे हो? $300? 3 नहीं, अब मैं हमारी कौम को डॉलर्स हैं अब यार, क्या कर रहे हैं आप? खुशहाली आ गई है, इतनी खुशहाली हो गई है कि लोग पागल हो गए हैं। सर वो दवाई कौन सी दे गए आपको? तो मैं कह रहा हूँ खुशहाली ऐसी हो गई आप सोच नहीं सकते। आप क्यों ना ऐसा ना करें, इतनी खुशहाली है। मैं अगर बाहर जाके देखें तो सही, मंडियों में बकरे खत्म हो गए हैं, हर चीज खत्म हो गई है, इंसानियत भी काफी हद तक। रोटी का रेट क्या चल रहा है? रोटी? मुफ्त। अच्छा जी, पैसों की रोटी। डॉलर है ना हमारे पास, रुपये में बात नहीं करते हैं। ये घी शी इसकी कीमतें मुफ्त हो गया यार, उन्होंने कहा ये भी जहाँ मुफ्त से हो 2 गया? दिन चाय लेते जाए। खुशहाली है भाई, अगर आप सबूत है आपके पास का घी महंगा है, कोई महंगा बेच रहा है, पर्ची ला के दे सकता हूँ कि जिस पे खरीदे। हो सकता है आपने जाली लाई हो, आपके पास सबूत है कि आपने रोटी फ्रां तंदूर से लाए, वो तंदूर वाला भी कह दे मैं नहीं मानूंगा। फिर आपके पास सबूत है कि जनाब आपको मेडिसिन नहीं मिली, अगर आप कहेंगे जी मैंने मेरी ये वीडियो बनाई, जाली बनाई है आपने, मैनेज करके बनाई है, दे 30 लाख रुपया पहले, आपको हत्या की इज्जत का दावा है। आपके पास सबूत है कि बकरा मंडी में बकरा महंगा है जनाब, वहां पे टैक्स लिया जा रहा है, पता है आपको? बकरा लेके निकले बाहर निकलने का टैक्स, सरकारी पर्ची। ये फिर आप वो दोबारा दूसरी टर्न पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब मुझे कहते हैं, जब वो कहता हूं खुशहाली है, आप कहते नहीं है, सच बोलता हूं तो आप कहते दूसरी ढूंढ। अगर तो आप चाहते हैं कि हद तक के इज्जत बिल के मुताबिक बात करो तो फिर तो लहरा बहरा ने, और अगर आप चाहते हैं कि ज़मीर के मुताबिक बात करो तो फिर यह है कि कितनी रेशो क्राइम किया, चेक करके देखें कहां पे क्या हो रहा है। आइए चलें लेके किसी मजीद मौसूफ को उन बाजारों में, चौकों में, चौराहों में, आइए खड़े होकर देखें क्या पाकिस्तान, क्या इस लाहौर शहर के अंदर चौकों चौराहों में खड़े होकर मांगने वालों की तादाद में इजाफा हुआ या कमी हुई? चलिए बता दें। लेकिन उसमें तो बहुत से पेशावर भिखारी भी होते। तो जो नहीं थे पेशावर, सियासतदान भी तो पेशावर होते हैं ना, सियासत करते हो, भिखारी भी पेशावर होते हैं, भिखारी होते हैं। तो जब पूरी आपने ये सोच ही लिया हो कि जो बेचारा चले भिखारी थे पहले पेशावर 20, अब 150 की रातों रात उन्होंने कोई 12 बना देने, बताए ना मुझे। नहीं, यहाँ से बाहर जाने वाला ट्रेंड तो देखा था, बाहर से यहाँ आने वाला ट्रेंड नहीं देखा। आप बात करें जे ते करानी जे गल, मैं पंजाबी तुहानूं एक सीधी गल दसां यासर साहब, गौरमेंट की तारीफ करानी तो बल्ले बल्ले, मैं कहना कमाल हो गया। ये पानी तो नहीं है, ये कमाल, ये ऐसा पानी है आबे हयात है। आबे हयात से भी आगे कोई नाम रख दें, ठीक है। ज़रा जाके देखें भगतपुरा, भगवानपुरा, लखो डेर, कराची के मसाफात के इलाके, KPK के मसाफात के इलाके, बलोचिस्तान के इलाके, देखें तो सही जाके वहाँ पे पानी कौन सा मिल रहा है, देखें तो सही जाके। सर वहाँ के जाके तो मैं जिस जगह रिहाई पजीर, हमारे 16 घंटे पानी नहीं आता। नहीं, आपको नलका खोलना नहीं आता, ऐसा ना करें। अच्छा आदमी आप ऐसा करें, नलका खोल नहीं आता। मेरी गवर्नमेंट तो पैसे पानी इस तरह बहा रही है, इस तरह पानी दे रही है कि डूब मरो पानी च।
इतना पानी है कि वो कहते हैं वहां डूब मरे। यासर साहब तुसी फैसला कर लेता, नोटिस पहला वो नहीं दवाना, कर लेता फैसला तो कोई गल नहीं। ठीक है, मुझे एक बात बता दें, जो कह दिया 30 लाख का नोटिस हर जाने का, तो जिसके पास नहीं है, गिरफ्तारी नहीं दसी उन्होंने, चलो कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है किस तरह कर लेंगे, जिसके पास किस्त भी नहीं है, जिसके पास किस्त भी नहीं है, घर दा समान है सर, घर दा समान है। वो अगे बेच देता बिला से। पीपल्स पार्टी को क्या हो रहा है पीएमएलएन के साथ, गेम अगली सेट कर रही। देखिए आपने जाना है अवाम में, जब अवाम आपसे सवाल पूछती है जनाब ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ महंगी है, किसान पूछता है मेरी गंदम तो नहीं बिकी, और आपका फलां हुकूमती ज़िम्मेदार कहता है मैंने किसान से गंदम इसलिए नहीं खरीदी, इतनी दी। वो गंदम से याद है, काकड़ साहब कहते जी हमने तो 2.5 दिन की गंदम मंगाई, इतना शोर पड़ गया, ये इस हुकूमत ने इतनी मंगवाई, उस पर पूछने वाला कोई नहीं। फिर कहते हैं इनसे पूछने वाला कोई नहीं जिन्होंने IPPs लगाए हुए हैं, यानी वो भी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। कहते हैं इन्होंने पूछो, सानू की पूछते पे। वैसे पूछने ठीक कहते हैं, सबसे पूछना चाहिए, लेकिन कौन पूछेगा। पीपल्स पार्टी भी अब अपनी सियासी गेम बना रही है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अवाम में जाना है ना, तो जो अपोजिशन में रह के अवाम में जाएगा वही वोट लेगा। मैं आपको ये खबर दे दूं, जल्द किसी और का बयान भी तब्दील होने वाला है, जल्द हुकूमत के अंदर भी एक बयानिया तब्दील होने वाला है। थोड़ी देर इंतजार करें, ज़्यादा लंबा नहीं है ये, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत जल्द बने बयानिया तब्दील। आप समझते हैं कि चारों सूबाई असम्बलीज की बहाली के बावजूद भी कौमी असम्बली में तब्दीली हो सकती है? मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इंजन, गाड़ी का इंजन जो होता है ना, वो पटरी से नीचे उतर जाए और गाड़ी फिर पटरी पे चलती रहे, ऐसा नहीं होता, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। आपने मिसालें कायम की हैं, आपने खुद मिसाल कायम की है, 2 असम्बलियाँ डिजॉल्व हुई हैं, आपने कहा इलेक्शन होगा तो 4 का होगा, 2 का हो नहीं सकता। जो मिसाल आपने कायम की, आप किस तरह उस मिसाल को तोड़ने देंगे? अगर तो आप आइन और कानून की बात करते हैं, तो आपने आइन और कानून पर तो उस वक्त अमल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं किया, हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं किया, तो किस तरह आप कहते हैं कि आगे भी अमल कर लेंगे? मुझे बता देना ज़रा। ये ऐसा नहीं होता यासर साहब, करना पड़ता है। ये जिन लोगों का ख्याल है ना कि हम बच जाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो सारे जितनी सवारियां हैं ना, जख्मी तो सारी होंगी ना, चोट थोड़ी लगे या बहुत लगे, कम लगे या ज़्यादा लगे, ज़ख्मी तो होना है, ये आप छोड़ दें। आप जो आजकल बड़ा गुनगुनाते रहते हैं ना, आप खुशहाल आदमी है ना। हाँ मेरे तो बहुत रेल पे। हाँ मैं सुबह से देख रहा हूँ आप शादियाँ मंजूर के गाने गुनगुनाते हैं, तो चले। जहाँ पे कहीं ना कोई उनसर पैदा होता है तो क्या उस पर क्या कबाहत है? अगर बंदा अपने मिजाज में अगर खुश रह लेता है इतनी अब सफोकेशन के अंदर भी। नहीं, आपको तो खुश रहना चाहिए, आप ही को तो हक है। देखिए खुशहाली का दौर है, बेहतरीन दौर है, इससे अच्छा दौर ना आया था, ना आया है, ना आएगा, देख लीजिएगा। अब ये कहें कि मुझे लिख के रख लो, ये कागज लिख के रख लो, हाँ ऐसा दौर कभी नहीं आएगा। यार जुमला पूरा करे ना यार कि आप आगे नहीं, जुमला पूरा, ये जुमला पूरा नहीं है। यानी हर प्रोग्राम में अब बहुत सारे लोग वो मुझसे पूछते हैं कि वो दीवान कहाँ पे है जो राणा साहब ने लिखवाया हुआ। ये बात मुकम्मल जुमले के साथ कहे मुझे कि ये लिख के रख लो कि ये हुकूमत से अच्छी कोई हुकूमत आपको लिख के रख के कही, तो उसमें से 80% जो है ना, वो तो हो चुकी हैं। ये लिखवाएं, ये मैं वो जली कलम वाले रूफ में लिखो क्या? ऐसी हुकूमत ना आई थी ना आएगी। नहीं ऐसी अच्छी। यार मैं अच्छी, तुम उनको जबरदस्ती खिलाना है। आपने पहले ही तू ले आंदा है, पहले आपने कहा। पहले तो मैंने कहा कि मुझसे आपने 2 तरीकों से प्रोग्राम करवाना है। अगर तो हम तक इज्जत बिल करवाना है, हम रोजाना की बुनियाद पे जो प्रोग्राम करेंगे उसका 45% हिस्सा जो होगा वो हद के इज्जत कानून के मुताबिक होगा, 25% हिस्सा जो है वो आपके ज़मीर के मुताबिक होगा, अगले जो बाकिया रह जाएंगे वो दोनों को बराबर करने के मुताबिक होगा। आप फिर अकेले प्रोग्राम कर लें, 100% ही करेंगे हम प्रोग्राम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, जैसे रोजाना करते। तो हद तक की इज्जत ना हमने किसी की है, ना अपनी होने देंगे। बड़ी क्लियर सी बात है। जहां पे गलत है सबूत के साथ बात करेंगे,
प्रूफ के साथ बात करेंगे और सब कुछ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि ये ज़बानें यूं ही हक का अलम लेके, हक की आवाज़ लेके बुलंद होती रहेंगी और हलकूम से सच्चे अल्फाज निकलते रहेंगे। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल अल्लाह के बाद।